कि रायपुर से खबर, जहां नक्सल समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या को हम खत्म करेंगे। यूनिफाइड कमांड बैठक में बनी नक्सली अभियान की रणनीति पर यह बयान मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर संयुक्त अभियान कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स को लिखित में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। फोन पर चर्चा से ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाता है, हल हो जाता है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि फोर्स का छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और दूसरी बैठक मेरे कार्यकाल की, और इसमें पहली बार है कि सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके चलते नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति की ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के 3 नगर निगमों में होने वाले निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है। भिलाई और रिसाली के बाद बिरगांव नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। बिरगांव नगर निगम में 40 वार्ड हैं, जिसमें एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के साथ महिला आरक्षण के लिए पर्ची निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही जेसीसीजे के कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। बिरगांव नगर निगम में मेयर का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। बिरगांव नगर निगम में फिलहाल बीजेपी का मेयर है और अब तीनों ही पार्टी जीत के लिए ताल ठोक रही है। बिरगांव नगर निगम के लिए दिसंबर में ही चुनाव होना था। कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन उसकी तैयारी नहीं कर पाया। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक अब जून में नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। भाजपा के समय में चुनाव हुए थे, बिरगांव में एकमात्र चुनाव हुए थे। सारे मंत्री विधायकों की ड्यूटी भाजपा ने लगाई थी। उस वक्त भी पार्षदों में कांग्रेस का बहुमत था और मुझको पूरा विश्वास है कि जो 15 सालों में बिरगांव की उपेक्षा बीजेपी ने की है और इन 2 सालों में जो बिरगांव में काम हुए हैं उसको देखते हुए मतदाता कांग्रेस को ही स्वीकार करेगा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चैलेंजिंग रूप से लेती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव को गंभीरता से लड़ता है। बीरगांव हमारा था, बीरगांव हमारा रहेगा। बीरगांव में हमने विधानसभा भी जीता, लीड रहा, वहाँ पे लोकसभा में भी लीड रहा, नगर निगम भी हमारे पास रहा सवाल कांग्रेस की चुनौती का, तो हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि सीधा महापौर का चुनाव करके देखें ना। मैनिपुलेशन की बात छोड़े, कोई नगर निगम नहीं बचेगा कांग्रेस के हाथ में। जो हो रहा है अभी शासन ने किया, हमको ये शंका था कि ये आरक्षण में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन आज जो आरक्षण की जो पद्धति अपनाए हैं बहुत ही सुंदर है, बढ़िया नियम के अनुसार है। और हमारे प्रत्याशी जहां भी जैसे भी आरक्षण मांग रहे हैं वहां हम लोग बहुत अच्छा मजबूत से लड़वाएंगे और नगर निगम बिरगांव में हमारे ही तीसरे दल का कब्जा रहेंगे, जनता जोगी जी का, ये हमारा विश्वास है। 2 दिवसीय कांकेर दौरे के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को करोड़ों की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल आज जैव विविधता के विमोचन और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। माघ पूर्णिमा के मौके पर दान पर्व में छेरछेरा नचाकर उन्होंने दान मांगा और दान में मिले 1.25 लाख रुपए का जिला अस्पताल में दान किया, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में मदद मिल सके। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने जिले के विकास के लिए करीब 342 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बस्तर के विकास को लेकर सीएम ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों के कुपोषण को दूर करना है। आज 342 करोड़ की लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ और साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएँ जिले भर के कार्यों के लिए और उसमें देवगुड़ी और भोटूल के भी घोषणा हो चुकी है, ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारे आस्था की केंद्र है उसे बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लक्ष्य के बाद धान खरीदी करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। बम्पर खरीदी होने पर धान के रखरखाव की दिक्कत होगी। ऐसे में राज्य एक बार फिर केंद्र की तरफ देख रहा है और किसानों की गेंद केंद्र के पाले में डाल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जरूर देर से शुरू हुई,
लेकिन ये खरीदी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब तक सूबे में 20 लाख किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, लेकिन सरकार के सामने बम्पर धान खरीदी का लक्ष्य होगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार करीब 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करती है तो केंद्रीय कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल यानी 35 लाख मीट्रिक टन धान, पीडीएस कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल यानी 35 लाख मीट्रिक टन धान। राज्य में कुल 70 लाख मीट्रिक टन धान खपत हो जाएगा। बाकी 20 से 25 लाख मीट्रिक टन का रखरखाव और निपटारा समस्या रहेगी। इस समस्या ने सरकार को चिंतित कर दिया है। इस बीच सरकार ने संकेत दिए हैं कि खरीदी केंद्र का कोटा नहीं बढ़ाए जाने पर खरीदी प्रभावित हो सकती है और सरकार केंद्र के रुख पर विचार कर रही है। और जो हमारा एक पूर्वानुमान था लगभग 90 लाख मीट्रिक टन का, वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। वास्तव में 90 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे, हम अपना चावल का और धान का उपयोग वहां कर सकते हैं। अगर ये दोनों अनुमति केंद्र सरकार से मिली तो हम छत्तीसगढ़ के किसानों की और मदद कर सकते हैं। और केंद्र का रवैया अगर आज की तारीख में जैसा है वैसी रहेगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में क्या फैसला ले सकता है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं एक और लक्ष्य पर सरकार पीठ थपथपा रही है तो बीजेपी ने धान खरीदी के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। गड़बड़ी तो ये है कि सब कांग्रेस के नेताओं ने आसपास के राज्यों से धान लाकर जमा कर दिया है और कोटा पूरा कर दिया है। जो वास्तविक किसान हैं उनका धान नहीं बेचा गया है और ये क्या पीठ थपथपा है। आज से 5 साल पहले भी 70 लाख टन खरीदा जाता था, तो 5 साल बाद अगर 90 लाख टन खरीदना तो कोई पीठ थपथपाने की बात क्या है। पैदावार बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, सिंचाई बढ़ी है, उसके कारण ये पैदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर फसल की वजह से धान खरीदी का काम तेजी से हो रहा है। ऐसी संभावना है कि लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी होगी और धान 1 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। उसके बाद सरकार के सामने केंद्र का निर्धारित कोटा देने के बाद बाकी धान का रखरखाव और उसका उपयोग बड़ी समस्या बनने वाली है। इसके बाद सरकार लक्ष्य तक धान खरीदी करने के बाद ब्रेक लगाने पर विचार कर रही है, जिससे फिर एक बार सियासी मुद्दा छिड़ने की संभावना है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ये पत्र लिखकर सवाल पूछा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बहाने कहीं अवैध वसूली तो नहीं है। अधिकृत व्यक्तियों, ट्रस्ट और संस्थाओं की जानकारी मांगी है। ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को ये पत्र लिखा है। बता दें आपको, ट्रस्ट का 15 से 31 जनवरी तक धन संग्रह अभियान चल रहा है और ये पत्र लिखकर उन्होंने सवाल पूछा है। अभी पिछले कुछ दिनों बिलासपुर में इस प्रकार से FIR दर्ज कराया गया था, तो और भी राज्यों में इस प्रकार के सूचनाएं मिल रही है। कुछ लोग बुक छपा लिए हैं और उसके बाद चंदा उगाही कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते ही हैं। इसलिए जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। बिलासपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने विपक्ष और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि समय से पहले धान खरीदी कर सरकार ने विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा। केंद्र सरकार किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष के सवालों का जवाब भी किरणमयी नायक ने दिया। बिलासपुर के उज्ज्वला गृह में महिला अपराध को लेकर भी उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। विपक्ष के पास आज बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो नकली किसान बनकर नकली किसान हितैषी बनने का जो ड्रामा कर रहे हैं उसको पूरे देश नहीं दुनिया देख रहा है कि देश में उनके नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं कि वो ना गलती से अपने 15 साल के कार्यकाल की बात को आज बोल रहे हैं। जब वो लोग सत्ता में थे तब वो तो बोल नहीं पाए,
उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चलन ही है कि वहाँ पर हिटलरशाही और तानाशाही चलती है। जहाँ पर लड़कियों की, महिलाओं की रक्षा करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ यदि रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और हमारे सरकार और प्रशासन महिलाओं के मामलों को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। कांकेर में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व छिरछिरा की बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दान पर्व पर कांकेर के पुराने बस स्टैंड में मुख्य मार्ग की दुकानों और घरों में जाकर छिरछिरा पुन्नी का दान मांगा। महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें चावल, लड्डू, फल भेंट किए। छिरछिरा पर्व पर मुख्यमंत्री को धान से भी तौला गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी लोगों को छिरछिरा पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व में समानता का भाव उभर कर सामने आता है। लोग एक दूसरे के घर दान मांगने जाते हैं और दान में इकट्ठा धन राशि और सामग्री गांव के कामों में लगाई जाती है। खबर कांकेर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। खेलों को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करते मुख्यमंत्री नजर आए। छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन गेम खेला। सरकारी नहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ, स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बैडमिंटन गेम खेला। कवर्धा में वार्ड नंबर 8 के रहवासियों और नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा के बीच विवाद की खबरें सामने आई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा धार्मिक कार्यक्रम को बंद कराते नजर आ रहे हैं। वहीं वार्ड वासियों का आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे बिना बताए प्रशासन की मदद से बंद करा दिया। इधर खुद पर लगे सभी आरोपों को पालिका अध्यक्ष ने गलत बताया और धार्मिक कार्यक्रम की आड़ पर बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए। कवि लोग का स्वागत किए ही थे हम लोग। इसी दौरान हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय ऋषि शर्मा जी आए और माइक को छीन लिए। हमारे संचालक महोदय के हाथ से माइक को छीन करके उन्होंने कहा कि मैं ऋषि शर्मा नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, अधिकृत रूप से घोषणा करता हूं कि कार्यक्रम अब समाप्त होता है, आगे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और बलात् हमारे साउंड वाले को, टेंट वाले को धमकी दी कि तुम किसके कहने पर आए हो, क्यों आए हो, तुरंत हटाओ यहाँ से। इस प्रकार से हमारे शांतिपूर्वक कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किए हैं। वहाँ पे कवि सम्मेलन के माध्यम से कुछ भाजपाई, जैसा आपने वीडियो वायरल जो वीडियो हुआ है मैंने भी देखा है, उसमें आप देखे होंगे कि सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वही वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। तो मुझे लगता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए राजनीतिकरण नहीं करने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कमीशन खोरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां एक और पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है रमन सिंह ने, तो वहीं दूसरी तरफ महिला बाल विकास अधिकारी ने आरोपों को खारिज कर दिया और कोविड का हवाला देकर कार्रवाई न होने की बात कही। लेकिन उन्होंने उस ठेकेदार का नाम उजागर नहीं किया जिसको योजना के तहत विवाह सूत्र में बंधे जोड़ों को उपहार देने की जिम्मेदारी दी गई थी। गौरतलब है कि बागबाहरा में 14 मार्च 2020 को 176 जोड़ों की शादी योजना के तहत हुई थी, जिन्हें अब तक उपहार में मिलने वाला सामान नहीं मिला और इसी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया। ये गलत बातें हैं, इस तरह की बातें करना। चूंकि सामग्री का जो रोका गया था अधिकारी के द्वारा ही रोका गया था, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। कोरोना काल के कारण अभी बीच में कुछ नहीं हो पाया था, अभी तत्काल इस पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। हाँ, अधिकारी के द्वारा ही एक सारी कार्रवाई की गई है। अगर ऐसा रहता तो सामान बंट गई होती, गुणवत्ता के आधार पर ही रोका गया है, ऐसा कुछ नहीं। खबर राजधानी रायपुर से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अहमदाबाद जाएंगे। 29 और 30 जनवरी को अहमदाबाद प्रवास पर रहेंगे। आज गृह मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें आपको, निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ताम्रध्वज साहू को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। एक जिम्मेदारी निभाएंगे वहां पर और कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे।
कवर्धा में आने वाले गुंझेटा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रतनजोत के बीज खाने से एक साथ 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनंद फानन में सभी बच्चों को पंडरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि खेलते वक्त बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए थे। ओडिशा के ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग को लेकर लोग रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई। ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है, इसके चलते यात्री परेशान हैं। दरअसल ब्रजराजनगर में पुरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज था, जिसे रेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर ब्रजराजनगर नागरिक कमेटी ने डीआरएम बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपा था। मांग को लेकर बुधवार को झारसुगड़ा जिला प्रशासन ने बैठक भी की, जो बेनतीजा रही, जिसके बाद अब अनिश्चितकाल रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। वहीं अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आरपीएफ, जीआरपी के साथ ही स्थानीय पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है। ब्रजराजनगर में पब्लिक एजिटेशन हो रही है, उसके चलते उत्कल का स्टॉपेज को मांग करके, और जितना टाइम चलेगा मूवमेंट थोड़ा हैम्पर होगी। अभी कितना टाइम चलेगा, क्या होगा, उसका कोई सटीक टाइमिंग्स मिली नहीं है। ऐसे तो स्ट्राइक शुरू हो गया है। कितना टाइम रहेगा उसका ऊपर डिपेंड करता है कितना गाड़ियाँ मार खाएगी। अभी उसकी कोई आंकलन नहीं हुई है। अभी कोई ट्रेन प्रभावित हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। रायगढ़ में लगातार बढ़ते प्रदूषण की शिकायत मिलने के बाद रायपुर से पर्यावरण संरक्षण मंडल की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। यहां 2 दिनों में टीम ने 1.5 दर्जन से अधिक उद्योगों की जांच की। जिले में पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम के आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उद्योगों में ईएसपी के परिचालन, फ्लाई ऐश के साथ साथ हवा में घुले पार्टिकल्स की भी जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो रायगढ़ में हर घर में आधा किलो से 1 किलो काला डस्ट उड़ करके पेड़ पौधे और मानव जीवन को नष्ट कर रहा है, इसकी शिकायत मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड, इनमें सब में किया था। उसके कारण रायपुर से कल एक टीम आई थी और मैंने साक्षात दिखाया कि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने काले हो रहे हैं कि आप कुछ करिए। तो जो भी वो टीम आई थी उन्होंने कहा कि हम उद्योग में जा रहे हैं, वो बोलेंगे कि ईएसपी चलाइए, 33% में आप ग्रीन बेल्ट बनाइए, जो नियमों के तहत अगर काम हो जाएगा तो ये डस्ट नहीं उड़ेगी। पॉल्यूशन को लेके काली डस्ट की शिकायत मिली है और फ्लाई ऐश की शिकायत मिली। इसी सिलसिले में रायपुर से आए हुए हैं और उद्योगों की और आसपास जहाँ फ्लाई ऐश डाल रहे हैं उन जगहों की जांच कर रहे हैं। देखिए, स्पंजानन प्लांट हैं, पावर प्लांट हैं यहाँ पर, और कोल माइंस भी हैं, और वाहन भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इन सब का मिला जुला इफेक्ट रहता है वातावरण की डस्ट में। तो जहाँ कहीं भी हम देखेंगे और पाएंगे कि ये यहाँ गड़बड़ी है, उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर बिलासपुर के लोगों के लिए हवाई सेवा अब और बेहतर हो जाएगी। बिलासपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर 3C लाइसेंस जारी कर दिया गया, यानी अब यहां 72 सीटर जहाज भी उतर सकेंगे। लंबे समय से बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग बहुप्रतीक्षित थी। नागरिक संघर्ष समिति करीब 250 दिन से मांग को लेकर धरना दे रही थी, जिसके बाद अब उनकी मांग पूरी होने के बाद सभी में खुशी का माहौल है। समिति के सदस्यों से लेकर आम जनता तक इस फैसले का स्वागत कर रही है। हवाई सेवा शुरू करने के लिए 3C लाइसेंस की आवश्यकता थी, जो कि कल केंद्र की सरकार के द्वारा प्राप्त हो गई है। उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन बिलासपुर को 3C लाइसेंस की पात्रता करने के लिए जिन जिन कार्यों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 27 करोड़ रुपया दिया और उसके कारण यहाँ निर्माण हो सके। इसलिए उनको भी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली प्रतिदिन 1000 आदमी जा रहे हैं, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, ये सब 400-400 आदमी जा रहा है। इसमें से अगर 25% भी आप यहाँ का माने तो 100 और 200 आदमी हो रहा है। एक हवाई जहाज की कैपेसिटी तो 80 सीटर, 72 सीटर, 78 सीटर है। तो हर जगह फ्लाइट सक्सेसफुल होगी। जल्दी से जल्दी महानगरों तक उड़ान की सैंक्शन मिलनी चाहिए, सब्सिडी के साथ। स्वास्थ्य
इधर बिलासपुर में नेचर सिटी स्थित ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश करने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यहां जिसके बाद से पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर अंधेरे में तीर मारने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सबूत के नाम पर पुलिस के सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। पुलिस ने उसी के आधार पर लोकल गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है। करीब 24 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं वारदात के समय सराफा कारोबारी आलोक सोनी घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसलापुर में दुकान है हमारी सतीश्री ज्वेलर्स के नाम से। छोटा वाला भाई बैठा हुआ था। 7:30-8 बजे की घटना है। 4 व्यक्ति घुसे हैं, बांधे हुए मुंह में कपड़ा और चारों रिवॉल्वर रखे हुए थे और उसमें घुस के लूटपाट करने का प्रयास किए हैं और उसमें हाथापाई हुई है और प्रयास उनका असफल रहा, नहीं कर पाए कुछ भी सामान। लेकिन ये 3 राउंड गोली लगी है उनको। 8 अलग अलग टीमें इसमें मैंने बनाई हैं, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया है। कुछ लोकल इनपुट इकट्ठे करना, कुछ को सीसीटीवी का, कुछ को टेक्निकल एविडेंस का कलेक्ट करने का। तो अलग अलग काम उनको बांटा हुआ है और टीम्स 25 तारीख की रात से ही लगातार इस काम में लगी हुई हैं। उसकी लगातार मैं समीक्षा भी कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स जो डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पे कार्रवाई जारी है। हो सकता है जल्दी ही कुछ लोग पकड़ में आए। रायगढ़ से खबर, जहां दंपति को डरा धमकाकर लाखों की लूट की वारदात हुई है। यहां ज्वेलरी और 50,000 की नकदी लूटकर आरोपी फरार हो गए। 3 नकाबपोश लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। धर्मजयगढ़ के ओंगना गांव का ये पूरा मामला है। इधर सुकमा से खबर, जहां 5 किलो का आईईडी बम बरामद हुआ है। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने इस बम को लगाया था। सीआरपीएफ के जवानों ने बम को डिफ्यूज किया। बुरकापाल और मिनपा कैंप के बीच आईईडी बम लगाया था। जवानों के एरिया डोमिनेशन वाले रास्ते को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था।